देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। मुल्की सियासत में एक मरतबा फिर कुछ जुम्बिश तो हुई है, हलचल नहीं कहा जा सकता। मियाँ नवाज शरीफ साहब एबटाबाद जलसे से खिताब करने पहुँच गए माफ़ कीजिएगा, या यूँ कह लीजिए कि मुझे क्यों निकाला का रिवाइज्ड वर्जन मार्केट में आ चुका है। मियाँ साहब का फरमाना था कि दरअसल उन्हें दहशतगर्दी और लोड शेडिंग ख़त्म कर देने की सज़ा मिली है, और इस एक खुतबे से हमें ये पता चला कि दरहकीकत मुल्क में दहशतगर्दी नहीं हो रही, ख़त्म हो चुकी है। तो फिर 20 अफराद जो बलूचिस्तान में कल शहीद हुए, ये किस बात का तोहफ़ा था? लोड शेडिंग, उन्होंने ये भी बताया कि लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है। तो फिर जो कराची में अज़राए तफन्नुन, ये जो बिजली का ब्रेकडाउन बार बार होता है, ये शटडाउन चल रहा है, ये किस चीज़ की इनायत है, ये मालूम करेंगे आज के शो में। दूसरा, डॉक्टर आसिम की विकेट डाउन हो गई है। डॉक्टर आसिम अब PPP में शामिल नहीं है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से एक अज़ खुद मुलाकात, इन्वर्टेड कॉमास में अज़ खुद मुलाकात करने के बाद PPP क़यादत को अपने ख़िलाफ़ कर लिया। फरियाल तालपुर साहिबा और कुछ और सीनियर रहनुमा, जिनमें सईद गनी साहब का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, PPP सदर कराची डिवीज़न, साबिक़ सदर कराची डिवीज़न, डॉक्टर आसिम से नाराज़ हो गए और उस नाराज़गी का खुमियाजा डॉक्टर आसिम की विकेट गिरने की सूरत में पीपल्स पार्टी को भुगतना पड़ा। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एक नादिर शाही मशवरा दोबारा दे डाला है। ज़ाहिर इमरान खान साहब जो भी काम करते हैं वो आम तो नहीं होता। इमरान खान साहब ने एतजाज़ अहसन साहब को दावत दे डाली है कि वो PPP की अगर बागडोर ले लें तो फिर हम उनसे बात कर सकते हैं। अब देखना ये है कि एतजाज़ साहब इस एक पेशकश को कितनी संजीदगी से लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब शौकत बसरा साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी हमारे साथ होंगे, और जान चकजई साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हमें ज्वाइन करेंगे। अपने मेहमानों का खुश आमदीद कहूँगा उनको अपने प्रोग्राम में। शौकत बसरा साहब, सर इससे पहले कि मैं अपने दीगर मेहमानों को नाराज़ करने का सिलसिला शुरू करूँ, आपसे कुछ खींचातानी हो जाए। सर, एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश की देता हूँ। कराची को तबाह कर दिया गया, शहर में शारा फैसल समेत कोई सड़क सफ़र के काबिल नहीं। आप कराची के साथ कर क्या रहे हैं? क्या कराची शहर कहलाने के लायक है? ये वो रिमार्क्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के हुक्मरानों के ज़मीर झंझोड़ते हुए अपना एक फ़ैसला कमेंट देते हुए कहे, लेकिन लगता है कि मुर्दा ज़मीर झंझोड़ने से हरकत में नहीं आते। इलियास शाकिर साहब जो एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उनको ऐसा लगता है कि PPP के ज़मीर माज़अल्लाह मुर्दा हो चुके हैं। सर, इनकी गलतफहमी को किन अल्फाज में दूर करेंगे आप? आरफीन, किसी के कहने पे और किसी की सोच पे तो ना पाबंदी लगाई जा सकती है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में मीडिया भी आज़ाद है और इतना आज़ाद है कि आज़ादी से भी बहुत आगे चला गया और हर इदारा ही आज़ाद हो गया। लेकिन मैं एक बात आपको अर्ज़ करूँ, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं कि कराची को जिस तरह होना चाहिए था, कराची को जिस तरह एक मॉडल सिटी होना चाहिए था, जहां उसको उसके जो प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए थे, शायद वो, मैं आपके इस बात से एग्री करता हूं कि वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कराची को देखें ना, कम से कम गुज़श्ता 40 या 30 साल से जो मैं देख रहा हूँ, कराची तो हाईजैक रहा उनके हाथों जिनको आज उनका आपने नाम ही नहीं लिया, जिनको मैं टारगेट किलर्स कहूँ, भत्ता माफिया कहूँ, बोरीबंद लाशें कहूँ, और उन लोगों ने अपने ख़ास डिज़ाइंस के ताबे और आरफीन, आप कराची में रहते हैं, ज़्यादा ज़बरदस्त काम तो ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में क्योंकि मैंडेट उनका था, आज तक भी उनका है, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि जिसके उनको एक ख़ास ज़ियाउल हक की वो पैदावार थे, आमरों ने लाया, आमरों ने उनकी परवरिश की। आमरों ने, अब जब हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया तो आपने देखा नसीरुल्लाह बाबर के बाद जब परवेज़ मुशर्रफ आया, इन्हीं MKM वालों ने लोगों को, हमारे जो कारकुनान थे, जो पुलिस वाले थे, उनको खंभों के साथ लटकार कर फांसियां दी और सरेआम उनको कत्ल किया। अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि जब वकला को कत्ल किया गया सड़कों पर, और मुशर्रफ कह रहा था तुमने मेरी ताकत को देखा, ये उन लोगों की वजह से आज कराची जो है ना वो मिसाइल का शिकार है। 20 जगह आपके बयान को मैं रोक करके उसके बारे में कुछ न कुछ कमेंट दे सकता था, लेकिन आप मेरी अताअत गुजारी देखिए, मेरी फरमाबरदारी देखिए, मैंने ऐसी कोई जुर्रत नहीं की, मैं खामोशी से आपकी तमाम बातें सुनता रहा। ये मुझे बताइए, आपने खुद शुरू में एडमिट किया कि नो डाउट कराची को जहां होना चाहिए था या जो जिस लेवल की तरक्की कराची में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो फिर कराची के जो सिंध के वजीर बल्दियात जाम खान शोरो साहब हैं, उन्हें ये बात किसने बता दी कि पीपल्स पार्टी ने
पाकिस्तान की तारीख में, सिंध की तारीख में इतने बड़े बड़े काम किए कि जो आज से पहले कोई नहीं कर सका। परसों ही उनका ये पुरलुत्फ मज़ाहिया बयान में अखबार में पढ़ रहा था। आरफिन, मैं उसी बात की तरफ आने लगा था कि आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। अच्छा, अब आप कराची को अगर कंपेयर करते हैं पहले 30 साल या 40 साल के, अब मैं समझता हूँ कराची की रोशनियाँ भी वापस लौट रही हैं, कराची का अमन वापस लौटा है, कराची के हालात अब बहुत बेहतर हैं। दोबारा से मैं समझता हूँ कराची जो है, जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की शारग है, वो वापस आया है। और कराची में मैं अब, चूँकि मेरा भी कराची आना जाना रहता है और आप तो माशाल्लाह जमपल ही वहीं के हैं, अब कराची में तरक्याती काम, कराची की सफाई पहले से, अगर मैं ये कहूँ, जहाँ मैंने कहा है कि 90% कराची में जराइम कम हुए हैं और अब अमन वापस लौटा है, इसी तरह तरक्की के मामलात भी मैं देखता हूँ, वहाँ भी अब ब्रिज बन रहे हैं, वहाँ भी नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर भी मैंने सर निहायत अदब और एहतराम के साथ आपकी इस बात से इख्तलाफ की मैं गुंजाइश निकालूंगा। पहले मैं जाऊँगा फैयाजुल हसन चौहान साहब के पास, क्योंकि मेरी तरह उनका टेम्परामेंट भी ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर, ये बड़ी देर से ये बर्दाश्त कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। ये मुझे बताइए, इमरान खान साहब ने ये जो नया शोशा छोड़ा है, एतजाज़ अहसन साहब को ये इन्होंने गाजर दिखाई है, आपके ख्याल में इस बात का सबब क्या है? क्या फूट पड़वा करके कुछ हासिल करना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, हमने तो अपनी तरफ से एक बड़ी ही, जिसे कहते हैं ना, पाकीज़ा सिफ्त किस्म की ख्वाहिश का इजहार किया है कि पीपल्स पार्टी के जो किसी ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो मिरास क्या कहते हैं, उनका ख़जाना हुआ करती थी, उनका एसेट हुआ करती थी, उनका सरमाया हुआ करती थी, आज जिस अंदाज से बेचारी जो है ना वो दगरगू का शिकार है और कसम पुरसी का शिकार है, ज़बूं हाली का शिकार है, तबाहाली का शिकार है, बर्बादी का शिकार है, कि उनका जो है वो नवाबजादा गजनफर गुल, मैं समझता हूँ कि उस जैसा बंदा भी आज से 2 दिन पहले वो पीपल्स पार्टी छोड़ के गुजरात का जो है वो नवाबजादा गजनफर गुल साहब वो नून लीग में चले गए। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर खान साहब ने शायद ये कहा, उनके दिल के अंदर जो है ना कोई एहतराम जागा, कोई दर्द जागा कि पीपल्स पार्टी अगर आसफ अली जरदारी साहब की चेयरमैनी को एक साइड पर रख के और बिलावल जरदारी साहब की जो है वो को चेयरमैनी को एक साइड पर रख के, अगर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब जैसे ऐसे फ़र्द के ऊपर के जिन पे कोई मुआशी करप्शन नहीं है, मुआशी टकेमारी नहीं है, मुआशी पैदागिरी का इल्ज़ाम नहीं है, मुआशी जो है वो गबन का, 2 नंबरी का, भत्ते का, बोरी बंद लाशों का, ज़मीनों पे कब्ज़ों का, टेक्सटाइल मिलों के कब्ज़े का और इस तरह के बेतहाशा जो खराफात हैं उनका कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो वो अगर इक़्तिदार ले लेंगे पार्टी का तो शायद इनका रिवाइवल आ जाएगा। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर खान साहब ने अगर इतनी अच्छी जो है वो प्रपोजल दिया, तो आपको किस बात की जनाब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या आपको क्या जनाब मसला क्रिएट हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो सर धुलना चाहिए, आपको तो मौज मेला करना चाहिए, आपको तो वाह करना चाहिए, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जी, मैं शौकत बसरा साहब से जरा अप्रिशिएट करवा लूं, उसके बाद फिर बात करेंगे। जी शौकत साहब। आरफिन, मैं गांव का रहने वाला हूँ, पिंड का एक लतीफा आपको सुनाता हूँ। कहते हैं ना, पूरा पिंड मर जाए तू चौधरी नहीं बढ़ना। खान साहब जो बेचारे ना, मुझे इनसे हमदर्दी भी है। जरा आपको बात सुनिए, मेरी बात ना पूरी सुनिएगा। खान साहब बेचारे ना, आजकल एक बनी गाला में एक एचकन लटक रही है, वो बेचारे जब रात को सोते हैं ना तो दिन में बिल्कुल ये ख्वाब लेके, यार मैं सुबह उठूं, ये एचकन पहनूं, प्राइम मिनिस्टर हाउस, और जाहिर है ख्वाब देखने पे ख्वाहिश, वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कार ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। खान साहब बेचारे, मुझे उनसे हमदर्दी है, आप यकीन मानिएगा, क्योंकि खान साहब को बेचारों को ना जल्दी लगी हुई है। वो चाहते हैं सारा कब्र सुनिया हो जाए, गलियां में मिर्जा यार फिरे, यार ये जरदारी साहब भी ना हो, ये बिलावल साहब भी ना हो, ये नवाज शरीफ साहब भी ना हो। ओ भाई, आप अपने पल्ले तो देखो क्या है, आपने कोई ऐसा लॉन्ड्रिंग प्लांट लगा लिया वहाँ पे बनी गाला में, वहाँ पे आप जो उससे गुजरता है, चौहान तो मेरा भाई है, अल्लाह ताला इसको सेहत है, शेख रशीद ने इसको भी बाईपास कर दिया है। कल तक वो शेख रशीद, अगर उसकी वो टेप चला रहे हैं आप, जो खान साहब के उसके मतलब ख्यालात थे, या आज जितने भी लोग पहले खान साहब उनके मतलब क्या क्या कहते थे। इसलिए खान साहब से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि खान साहब इतना ही रखें कि दिल संभल जाए, इस कदर ना चाहें कि दम निकल जाए। आप अपने काम पे तवज्जो दें। आप जरा देखें कि क्या बन रहा है केपी के अंदर। बड़े दावे थे कि नया पाकिस्तान बनाते बनाते नया केपी नहीं बना सका मेरा भाई। इसलिए खान साहब की जो ख्वाहिशात है ना,
उस पर भाई मैं पाबंदी नहीं लगा सकता। आप देख लेना कब से एम्पायर की उंगली उठने वाली है, कब एक तोड़ दो। और अक्सर मैं उनको इंटरव्यू में देखता हूं, जब मैं वजीर आजम हूंगा, अल्लाह को मैं पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं बड़ी बात नहीं कहता। आरिफीन, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है सर, और इसी एक दानिशमंदाना नुक्ते के साथ यहाँ मुझसे एक फरमाइश की गई है जो मैं रद्द नहीं कर सकता। जान अचकज़ई साहब बताया गया है कि किसी भी लम्हे वारिद हुआ ही चाहते हैं, इसलिए हुकूमती तर्जुमान की इस एब्सेंस पे मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ उनकी बिहाफ पे, क्योंकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, अमल दखल नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी मेहमानों से गुफ्तगू इस सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जान अचकज़ई साहब की सवारी बादुबहार तशरीफ़ ला चुकी है, हज़रत जलवा अफरोज़ हो चुके हैं, उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपको पहले सेगमेंट में बहुत मिस किया, कुछ खबरें थीं, कुछ बातें थीं जिनकी क्लैरिफिकेशन, जिनके जवाबात मकसूद थे। नवाज शरीफ साहब के लिए सफ़र वक्त का वहीं रुक गया है, वो अभी तक क्यों निकाला से बाहर नहीं आ रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब वो रहे नहीं, वज़ीर आज़म के ओहदे पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। ये अलग बात कि वो अपने आप को आज भी वज़ीर आज़म नहीं समझते, वो आज भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को ही समझते हैं, लेकिन हकीकत से पर्दा तो बहरहाल नहीं, मुफर तो मुमकिन नहीं है ना। आपके ख्याल में ये मुझे क्यों निकाला कर रिवाइज वर्जन देने का, या अदालत के सामने, अदलिया के सामने एक अवामी अदालत का तस्वुर देने का मकसद क्या है और इसका फ़ायदा क्या हो पाएगा? अपनी मासूमियत का इतना इसरार कि मैंने बेटे से तनख्वाह ली तो मुझे निकाल दिया, अकामा वजह बनाया गया, ये सारी बातें अब करने से बोर नहीं होता आदमी? नूरुल आरिफीन, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान की तो सियासी लिहाज से और अवामी लिहाज से एक सियासी लीडर को महज अदालती फ़ैसले पे नाहिल नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ से उस वक्त के 99 में जब मुशर्रफ ने कू किया, उस वक्त भी उनको सज़ा सुनाई गई, उस वक्त भी वो मुल्क बदर हुए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी मुल्क बदर हुई, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। -1 दोनों पार्टियों के अमली तौर पर हमने नहीं देखा, क्योंकि आवाम में उनकी पजीराई थी, उनका वोट बैंक था, तो दोनों लीडर सरवाइव कर गए। और फिर हमने देखा कि वो आए, मोहतरमा के साथ ट्रेजेडी हुई, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस आवाम के वोट के जरिए प्राइम मिनिस्टर बने। तो आज भी अदालती फैसला उन्हें ख़त्म नहीं किया कर सकता। दूसरी अहम बात यह कि उनका नैरेटिव या बयानिया बहुत आसान है, एक मुश्किल, कंट्रोवर्शियल, एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक तारीफ या डेफिनेशन की बुनियाद पे जिसका नाम अकामा है, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। एक बहुत कमज़ोर ग्राउंड था। अगर को वाकई ये एक कॉन्फिडेंस थी, ये एतमाद था कि उन्होंने करप्शन की है, तो उस बुनियाद पे क्यों डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई? और फिर हमने ये देखा तमाम बातें जो है वो टॉक शो का जरिया बनी, लेकिन उनकी कन्विक्शन का या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जरिया नहीं बनी। तो अच्छा सर, चलें, आपका ये जवाब तो मुझे मिल गया। ये मुझे बताइए, चूंकि आप पिछले सेगमेंट में शामिल होने से रह गए थे, मैं उसकी कसर भी निकाले लेता हूँ। ये मुझे बताइएगा सर, इसहाक डार साहब को भी वतन की फ़ज़ाएँ हवाएं रास नहीं आ रही हैं। ख़राबी बसियार के नाम पे, तबीयत की बहाली के नाम पर लंदन की जो है फ़ज़ाओं में मौसूफ़ मौजूद हैं, पाकिस्तान आने का नाम नहीं है। वज़ीर ख़जाना से मुलजिम तक तो हो चुके, पता नहीं मुलजिम से मुजरिम कब बन जाए। आपके ख़्याल में ये अचानक हमारे हुक्मरानों को इज़राइल अलैहिस्सलाम जो नज़र आने लगे हैं, क्या किया जाए कि इनकी तबीयत में अफाका हो और ये पाकिस्तान दोबारा नाजिल हो जाए? अगर मैं आपकी ये मुश्किल उर्दू को सही समझाऊं तो आप ये कहते हैं कि वो बीमार क्यों हुए हैं और इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। एम आई करेक्ट? यही आप कहना चाह रहे हैं? सवाल आप बीमार तो खैर चलो, वो या तो अपनी मर्जी से होंगे या तो अल्लाह की, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपका स्पेसिफिक सवाल क्या है? कैन यू, आप आसान उर्दू में मुझे समझाइए। सॉरी। अच्छा, आसान उर्दू में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हुकूमत में होते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अदालती केस खुल जाता है तो तबीयत इधर उधर हो जाती है। अभी ये शौकत साहब मुस्कुरा रहे हैं, अभी अगला सवाल इनसे कि शर्जील मेमन साहब ने एक बार फिर अपनी कमरिया पकड़ ली है। अब आप मुझे बताइए, फिर मैं इनके पास जाऊंगा, शौकत साहब के पास।
पहली बात यह कि हम सब बीमार होते हैं, वो भी एक इंसान है, बीमार हुए हैं, बीमारी किसी वक्त भी आ सकती है, एज के वो उस हिस्से में है कि वहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है। रही ये बात कि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी तक वो समझते हैं कि वो ये ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं, वो चोटियों पे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी फंक्शनल है, कैबिनेट फंक्शनल है। सर आपकी इजाजत से एक चीज अगर इंटरवीन करना चाहूँ काइंडली, इतने दिनों तक अगर माली भी हमारा आगे पीछे होना तो हम उसको भी नौकरी से निकाल देते हैं। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर है सर, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ उनसे सवाल पूछ, लेकिन यहाँ एक मेरे पास खबर मौजूद है, वो बता रही है कि हमारे वज़ीर आज़म इसाक डार साहब से जवाब तलबी की पोजीशन में ही नहीं है। ये तो खबरें आती रहती हैं, बाज़ जो है वो चरबा खबरें हैं, बाज़ चुंडी खानी खबरों पे मुश्तमिल ये खबरें होती हैं, उसको मैं सीरियस नहीं लेता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके कैबिनेट ताबे है, इंक्लूडिंग इसाक डार। अगर वो समझते हैं कि इसाक डार जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करेंगे तो उनका इतमाद आज भी मौजूद है। और इसाक डार की छुट्टी का ये इंटाइटलमेंट आप किसी भी सरकारी मुलाजिम को लिजिट जो है 7-8 उनकी सेहत की यानी छुट्टियाँ होती हैं, यहाँ पर तो फाइनेंस मिनिस्टर है वो 18 घंटे काम करते थे, एक एफिशिएंट फाइनेंस मिनिस्टर थे। पीपल्स पार्टी के दौर में हमारे 7-8 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, लेकिन इस वक्त 4 साल में पूरी दुनिया के जो IMF से लेके वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान की मैनेजमेंट स्टेबिलिटी जो है वो इसाक डार के सर है, और ये आपको मालूम है कि उनकी एफिशिएंसी का नतीजा थी, लिहाजा उन पे उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से। अच्छा शौकत बसरा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आप कराची आते रहते हैं, ये मुझे बताइए कराची में कोई अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन, कोई डॉक्टर आपकी नजर में है? शर्जील मेमन साहब की कमरिया के लिए अगर बात की जाए तो एक बार फिर वो जिन्ना अस्पताल पहुंच गए। नूरुद्दीन, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जरा इसाक डार वाला जो मौजू चल रहा था, आज ये बड़ा संजीदा सवाल है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पूरी दुनिया की नजरें आप पे हैं, और जो इस्लामी ममालिक में जो खेल खेला जा रहा है, वो मिस्र हो, वो शाम हो, इराक हो, कुवैत हो, एक खाना जंगी की कैफियत है। और हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। अंदाज़ा कीजिए, पाकिस्तान में इस वक्त इश्तहारियों की, मफरूरों की, कातलों की, चोरों की आज हुकूमत है, और आपका वज़ीर ख़जाना जिसके मुतल्लिक़ अभी माशाल्लाह मुझे तो समझ नहीं आती, बड़े भाई हैं वैसे तो, यार हक सच की बात तो कर दें। यानी कि आप पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना, उसको IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये चोर है, ये अदालतों में पिछियां भुगत रहा है, हम इससे बात नहीं करेंगे, आपने हसन इकबाल को भेज दिया। आज वो बंदा ECL पे चला गया, उसको बजाय इसके कि यहाँ पर आकर जो लूट मार की उसका हिसाब। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले के प्रोग्राम में एक और ब्रेक आ जाए, काइंडली शर्जील मेमन साहब उनकी कमरिया और ऑर्थोपेडिक सर्जन पे आ जाइए। देखिए, मैं इस बात पे अनारफिन पीपल्स पार्टी में मैं नहीं कहता हम फरिश्ते लोग हैं, कमियां कुताहियां इंसानों में हैं, सब जगह पे होती हैं, लेकिन हमने कभी अदालतों से राय फरार इख्तियार नहीं की। शर्जील मेमन वो मुल्क से बाहर थे, वो खुद वापस आए और आकर केस को फेस कर रहे हैं। इनकी तरह ये नहीं हो रहा कि हम लोग मुल्क से फरार हो जाते हैं, अदालतों पे हमलावर हो जाते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। नहीं तो लेकिन बात तो सेम ही है ना, कम से कम आप आते हैं और आकर के मेडिकल रिपोर्ट दे करके और जिन्ना अस्पताल पहुंच जाते हैं। आप भी तो अदालतों को सामने तो क्या कर रहे हैं? आरफिन सुने, आरफिन सुने, ये अगर वो वहां पे गए हैं तो क्या अदालत में केस को सामना नहीं कर रहे? अगर उनको फर्ज करें कमर की दर्द हो गई है, अगर वो मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है तो जज साहब उसको रिजेक्ट कर देंगे। मैं आपकी अगर बात को मान लूं, मेन चीज क्या है क्या, लेकिन आप अंदाजा कीजिए, अगर शर्जील मेमन का आपने नाम ले दिया, आज शर्जील मेमन भी नैब में है, वो ECL पे भी हैं, वो जेल में भी हैं, और ये शहजादे शहजादियां बादशाह सलामत अदालतों को बुरा भला भी कह रहे हैं, ना कोई ECL पे गया है। फैयाज साहब, सर आपकी संजीदगी का सिलसिला कुछ ज्यादा ही तवालत अख्तियार कर रहा है। ये मुझे बताइए, इससे पहले कि संजीदगी रंजीदगी में बदल जाए, सिराजुल हक साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि नैब को एक अस्पताल भी खोल लेना चाहिए, क्योंकि जिसको तलब किया जाता है वो अस्पताल पहुंच जाता है। आपके ख्याल में अगर नैब अस्पताल खोले तो कितने लोगों को शिफा होने की चांसेस हैं? देखो नूरुल आरफीन के जब इंसान इस आइडियालॉजी और इस जना फ़िक्र और इस फ़िलासफ़ी के ऊपर अमल करे ना कि फ़िक्र न फाका ऐश कर काका, तो फिर उसके बाद हालात वो आते हैं कि ना मिला सुकून और ना मिला फाका, ये वाले हालात बन जाते हैं। अब बात यह है कि जब आप लुट मार करें रज के, गाजरें खाएं रज के, उसके बाद फिर मरोड़ तो उठते हैं। मैं तो एक जनाब प्रपोजल दूंगा आपके प्रोग्राम की वसातत से कि पाकिस्तान की जनाब हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत
एक आइन के अंदर तरमीम करके ये लेके आए नई तरमीम के नैब के हेडक्वार्टर के अंदर जनाब एक पिम्स का लेवल का एक बेहतरीन अस्पताल बनाया जाए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस अरबाब बस्तो कुशाद के ऊपर हाथ डालो, जिस ब्यूरोक्रेट के ऊपर हाथ डालो, जिस जनरल के ऊपर हाथ डालो, जिस सियासतदान के ऊपर हाथ डालो, जिस वजीर के ऊपर हाथ डालो, उसकी बीमारियां पता चलना शुरू हो जाती है। उससे पहले उसको कोई बीमारी नहीं होती। वो हमारा पंजाब नाज़रीन इसी जबरदस्त मशवरे के साथ यहाँ वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। जान अचकज़ई साहब, सर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हुए ये मुझे बताइए, शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं हमारे तरक्याती मंसूबों की 70 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं। फिर एक और बयान देते हैं कि अवाम की खिदमत को इबादत का दर्जा दे दिया। उसके बाद इनकी इन्हीं खदमात के एतराफ़ में मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया और पंजाब में 56 सरकारी कंपनियों में करप्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। सर ये उसी खिदमत का तसलसल है जो 56 कंपनियों में इंक्वायरी होनी शुरू हो गई है। पहली बात है, मुझे बसरा साहब की बात को क्लेरिफाई करने दीजिए। उन्होंने कहा कि अदालतों के एहतराम के हवाले से PMLN का रिकॉर्ड बहुत बुरा है। मैं तो ये हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी को शर्म नहीं आती जब ये हमें भाषण देते हैं अदालतों के एहतराम का, जबकि उनकी हिस्ट्री सबके सामने है। ये पीपल्स पार्टी ने कहा था जुडिशल मर्डर, कैंगरू कोर्ट्स, चमक दमक, डोगर कोर्ट्स, चौधरी कोर्ट्स, ये सब इनके अल्फाज थे। तो अब ये हमें भाषण दे रहे हैं। क्या ये वर्बल अटैक्स नहीं थे उन वक्त? इस वक्त उनको एहतराम नहीं था अदालतों का? तो इन्हें सोचना चाहिए जब ये कहते हैं कि हम खुदा न खास्ता कोर्ट्स पे हमलावर हैं। ये इनकी हिस्ट्री है, बड़ी पड़ी है, और आज ये जो है सेल्फ अपॉइंटेड तर्जुमान बन गए हैं। दूसरी अहम बात ये कि शहबाज शरीफ साहब, नैब के जहाँ तक बात है, नैब का प्रोसेस है, अगर इरेगुलरिटीज़, मैं अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, करप्शन, अलेज करप्शन के रिपोर्ट्स हर रोज आते हैं। अगर अलेज करप्शन की बुनियाद पे नैब कोई इंक्वायरी कंडक्ट करना चाहता है, 100 बिस्मिल्लाह 1000 इंक्वायरी करें, लेकिन करप्शन साबित करने के लिए पहले इंक्वायरी होगी, फिर इसके बाद तहकीकात होंगे, इसके बाद जो है फिर जाके सबूत इकट्ठे होंगे। तो आज भी इस बात पे PMLN, पंजाब की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ और हम सब एक बात पे खड़े हैं कि अगर करप्शन साबित हुआ तो ही विल रिजाइन। ये उनका मुसलम आज भी पोजीशन है। जो क्लीन गवर्नेंस शहबाज शरीफ ने दी है उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज तक एक भी एलिगेशन साबित नहीं हुआ। 1000 रिपोर्ट्स आए जिसमें, ठीक है सर, चूंकि प्रोग्राम में वक्त जरा मुख्तसर है तो तमाम मेहमानों को टाइम देना पड़ेगा। आपकी इजाजत के साथ शौकत बसरा साहब के पास जाऊंगा। शौकत साहब, सर प्रोग्राम का टाइम बड़ा महदूद रह गया, काइंडली अगर मेरी नॉलेज में इजाफा फरमा दें आप। ये खबर बता रही है, एक तज्जिया इनफैक्ट जो बता रहा है कि डॉक्टर आसिम साहब वो MQM में शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं और किसी भी वक्त ये सानिया ये वाकया पेश आ जाएगा। बिलावल साहब फरमाते हैं कि उनकी वापसी पर, डॉक्टर आसिम की वापसी पर उन्हें अहम जिम्मेदारी देंगे। सर ये वापसी पर अगर वो राब्ता कमेटी में जिम्मेदारी मिल गई तो क्या करेंगे? आरफीन, इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ अरशादात और फरमूदात अचकज़ई साहब ने फरमाए हैं। जो जुडिशल मर्डर की बात करते हैं तो आज तो इनका लीडर हर गली गली में कहता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और वो नसीम हसन शाह जाते वो खुद कह गया कि हाँ हम पे प्रेशर था और वो जुडिशल मर्डर था जो उस बेंच का हिस्सा था यार। और फिर ये मलक यूं वाली जुडिशरी वो हम तो नहीं लेकर आए थे। आज के साहब अगर आपको याद हो कि वो जब आपके वो शहबाज शरीफ कहते थे वो बड़े भाईजान ने आख्या ठोक के सजा देनी है आसफ साहब ने, तो बीबी साहबा ने, वो टेप्स आज भी मौजूद हैं। हाँ, हम आज भी कहते हैं वो कैंगरो कोर्ट्स थी, वो जुडिशल मर्डर था। इसलिए आज आपका वो लीडर कहता है कि नजरिया जरूरत कहां से आ गया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत सजा दी गई। आज तो अब शहीद कहते नहीं थकते। दूसरी बात, डॉक्टर आसिम साहब को ना किसी ने निकाला है और ना ही वो मुस्ताफी हुए हैं। मैं क्लियरली आपको बता दूं, उनकी सेहत का इशू है और आपको पता है कि एक सर्जरी उनकी हो चुकी है, वो सर्जरी के लिए बाहर गए हैं। और डॉक्टर आसिम साहब ने बड़ी हिम्मत के साथ जेल भी काटी है और अदालतों का सामना भी कर रहे हैं, और शरीफों के नैब के ECL पे भी रहे हैं और अकाउंट्स भी फ्रीज हैं उनके, और बाकायदा भी इजाजत लेकर वो इलाज के लिए बाहर गए हैं। वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। ये राइट सर, कैटेगोरिक आंसर। सर फयाजुल हसन चौहान साहब, ये मुझे बताइएगा सर, इमरान खान साहब को गुलालई, आयशा गुलालई के बाद एक नई मुसीबत, ताज़ा मुसीबत का सामना है दावरकुंडी की शक्ल में। अब वो भी बागी हो गए हैं। उन्होंने फरमाया इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन होंगे लेकिन मैं उनका नौकर नहीं हूं।
क्या फरमाएंगे सर इमरान खान साहब की इस वीडियो के जवाब में जो ताज़ा तरीन बगावत सामने आई है? नूरुल आरफीन, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि हमारे मुल्क का अदारा नैब जो है वो करप्ट सियासतदानों का नाम ECL में डालने की बात करता है, लेकिन हमारे वो करप्ट सियासतदान कहते हैं नहीं, हमें जो है वो PCL के तहत जो है वो करप्शन के क्रिकेट के मैदान में फेंको, हम वहाँ पे चौके और छक्के मार मार के जो है ना वो खुद भी खुश हों, अपनी जनाब औलादों को भी खुश करें और अपने ख़ानदानों को भी खुश करें। ये ECL और PCL का जो मामला है ना, इसमें पूरी पाकिस्तानी कौम जो हैरान और परेशान है कि वो डिजर्व ECL में करते हैं, लेकिन वो करप्शन की क्रिकेट खेलने के लिए PCL में जो है वो जाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इसका एक फैसला होना चाहिए। और आपके ये जो अपने मुंह मियां सुकरात है ना वजीर दाखिला, उनका इम्तिहान है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी एहसन इकबाल साहब का कि नैब ने नवाज शरीफ और इनके खानदान का नाम ECL में डालने का दूसरी दफा ऐलान किया है। अब देखते हैं कि ये वजीर दाखिला के जो अपने मुंह मियां सुकरात और मियां बुकरात हैं, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक इन करप्ट और बददियानत और नाअहल और मुल्ज़िमान का नाम ECL में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप आगे दावर कुंडी साहब की तरफ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जिस दिन वक़ुआ हुआ उसके 48 घंटों के अंदर वो 9 मुल्ज़िमान जिनके खिलाफ FIR कटी, FIR उसी दिन कटी और 48 घंटों के अंदर 9 में से 8 अफराद गिरफ्तार हुए, एक फर्द रह गया है। उस जो मुतासरा खातून लड़की थी, उसके घर जाके अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार हो उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। जनाबे वाला, पंजाब के अंदर पिछले 10 सालों में मैं 250 से 300 आपको जो है वो इस तरह के प्रोमिनेंट केसेस बता सकता हूं जिसके ऊपर 1% भी कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन एक पेशावर के अंदर आपके शीमेल के साथ हुआ, एक मानसरा के अंदर खातून के साथ हुआ, उसकी सजा आपको 3 महीनों के अंदर अदालतों के जरिए से मिलकर वो निशाने इबरत बने जाना वो लोग। इस केस के अंदर भी इंशाल्लाह 9 के 9 मुल्जिम जो है वो निशाने इबरत बनेंगे और कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल जो है वो आपको पार्शियलिटी और इन्फ्लुएंस जो है वो इस केस के अंदर इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जान चकजई साहब, सर वक्त बहुत मुख्तसर है, आप तीनों मेहमानों से एक एक सवाल पूछता चलूं। ये मुझे बताइएगा, जफरुल्लाह जमाली साहब ने अपने तौर पे एक बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर की है। वो फरमाते रहे शाहिद खाकान अब्बासी बेख्तियार वजीर आजम है, असल हिदायत कोई और दे रहा है। ये सर ये कोई इंकशाफ किया है क्या इन्होंने, जफरुल्लाह जमाली साहब ने? देखिए, अब्बासी साहब मुल्क के वज़ीर आज़म है, उनका मैंडेट जो है 222 अरकान ने उन्हें वोट दिया है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो अथॉरिटी है, वो तमाम डिसीजन करते हैं हुकूमत के हवाले से। रही है बात पार्टी के मामला जो है वो नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं, वो पार्टी के प्रेसिडेंट है। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जमाली साहब बड़े मेहतराम हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लीडर हैं, लेकिन उनकी एक राय है और राय रही है, उन्होंने हमेशा मौक़िफ़ डिफरेंट लिया है, तो उसकी कभी पब्लिक कंजम्पशन के लिए बात होती है, कभी और मैसेजिंग होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आज भी अब्बासी साहब इन कंट्रोल है, इन कमांड है और वो हुकूमती मामला को आगे चला रहे हैं। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि DI खान का जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक हुआ, इसके हवाले से इमरान खान साहब ने उसकी मजम्मत तक नहीं की। और तीसरी अहम बात, अगर ये लाहौर या किसी और जगह होता तो आज मीडिया जो है ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। और यहाँ मेरे प्रोग्राम का वक्त अचानक खत्म हो रहा है। नाज़रीन, साथ में अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद स्टूडियो पहुँचकर इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।